हमारा नया घर, हमारा नया घर। हमारा नया घर तो गांव के सारे घरों से अच्छा है। यकीन नहीं होता, शहर आकर भी हमें इतने कम दामों में इतना अच्छा घर मिल गया। हाँ माँ जी, यहाँ अलग रसोई, टॉयलेट, बाथरूम भी है जो हमारे गांव के घर में नहीं था। अरे बेवजह गांव के लोगों में ये डर बैठा हुआ है कि शहर की दुनिया बहुत खराब है, लेकिन देखो हमारे साथ तो शुरुआत में ही सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। आलोचना का पूरा परिवार अपने शहर के नए घर में आकर बहुत खुश था। घर काफी अच्छा बना हुआ था, जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद थीं, और शहर आकर इतनी जल्दी इतना अच्छा मकान मिलना नामुमकिन था। यकीन नहीं होता कि कोई हमें सिर्फ 5 लाख रुपए नकद लेकर ये घर दे गया और बाकी के पैसे बाद में चुकाने को बोल गया। काफी भला आदमी था। राजेंद्र ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक होने लगी। कोई बिना रुके उनका दरवाजा बजा रहा था, जिससे वो घबरा गए। अरे बाहर निकलो मेरे घर से, किससे पूछकर तुमने अपना यहाँ डेरा जमाया हुआ है यहाँ? अब दरवाजा बजने के साथ साथ किसी की आवाज आने पर दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं। फिर हिम्मत करके आकाश और प्रणय दोनों दरवाजा खोलने गए। मम्मा कौन आया है? क्या घर में कोई गुंडा आ गया है क्या? मैंने पिंकी के घर पर टीवी में देखा था, गुंडे घर का सब कुछ अपने साथ ले जाते हैं। नहीं नहीं मेरे बच्चों, ऐसा क्यों सोच रहे हो? हाँ, यहाँ कोई गुंडा नहीं आया है। पापा और चाचा देखने तो गए हैं ना, कुछ नहीं होगा। श्वेता और आलोचना ने दोनों बच्चों को संभाला, वहीं प्रणय और आकाश ने घबराते हुए दरवाजा खोला। क्या हुआ भाई साहब, आप हमारे घर का दरवाजा इतनी जोर से क्यों पीट रहे हैं? क्या कहा? तुम्हारे घर का दरवाजा? तुम्हें पता है ये घर किसका है? हाँ, ये घर हमारा है, हमने इसके पैसे दिए हैं। अब तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, ये बताओ। खरगोश के बच्चे बड़ी अकल दिखा रहा है। मैं तुझे बता दूं कि मैं इस घर का मालिक हूँ और मैंने ये घर किसी को नहीं बेचा, समझे? अब बाहर निकलो यहाँ से। अरे ये ऐसे कैसे बाहर निकल जाए? हाँ, आज ही तो हमने ये घर खरीदा है और हम ऐसे कैसे मान लें कि ये घर तुम्हारा है? हाँ, अच्छा लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। पुलिस का नाम सुनते ही परिवार घबरा गया। अब उन्हें एक डर महसूस होने लगा कि कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। भाई साहब, घर में आकर शांति से बात कर लीजिए ना, पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? लेकिन अब अरविंद से कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। उसने पुलिस को फोन कर दिया था और कुछ ही देर में पुलिस उनके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। आप कह रहे हैं कि आपका घर है, क्या आपके पास कोई इसका सबूत है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे अच्छे से जानते तो हैं ही, मुझे इसके लिए कोई सबूत दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कई ऐसे मकान हैं, लेकिन अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं घर के कागज आपको दिखा सकता हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये घर हमारा है, हमने आज ही से खरीदा है। अच्छा, कितने में खरीदा है तुमने ये मकान? जी, हमने ये एक आदमी से पूरे 5 लाख रुपए में खरीदा है और बाकी के पैसे भरने के लिए हमें पूरे साल की मोहलत मिली है। प्रणय के इतना बोलते ही इंस्पेक्टर मयंक और मकान मालिक अरविंद जोर जोर से हंसने लगे। वहीं पूरा परिवार उलझी हुई नजरों से उन्हें देखने लगा। अरे 5 लाख में तुमने इतना अच्छा मकान खरीद लिया, सच में कमाल के लोग हो तुम। अरे आप क्या कहना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब, साफ साफ कहिए। अगर साफ साफ शब्दों में बताऊं आपको तो आपको जैसी ठग लिया है और अब वो आपके 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। साथ ही ये मकान आपका है नहीं, इसलिए तुरंत यहाँ से निकलिए। इंस्पेक्टर मयंक की बात सुनकर पूरे परिवार को जोर का झटका लगा। उन्हें किसी ने लूट लिया है, इस बात पर यकीन कर पाना सच में नामुमकिन था। बेवकूफ लोगों, आज के जमाने में 5 लाख रुपए में घर मिलता है क्या है? कम से कम खरीदने से पहले अच्छे से जांच तो कर लेते। अब भुगतो अपनी लापरवाही का नतीजा। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको पता चल गया है कि हमें किसी ने ठग लिया है तो अब आप ही हमारी मदद कीजिए ना, हमारा पैसा वापस लाने में। अरे मैं तो तुम्हारा ठेकेदार हूँ क्या? हाँ, ऐसे तो यहाँ आए दिन होता है और आजकल जो लोग तो खुद ही इन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, इसलिए ऐसा कुछ भी होने की नौबत ही नहीं आती। अरे पता नहीं तुम बेवकूफों ने अपनी अकल कहाँ छोड़ी थी घर खरीदते समय। निकलो यहाँ से वरना सीधा जेल में करवा दूंगा। पूरा परिवार गांव में रहने वाला सीधा साधा परिवार था और शहर आते ही उन्हें किसी ने ठग लिया था। वहीं पुलिस भी इस बारे में उनकी कोई मदद नहीं कर रही थी। मायूस होकर सामान बांधने के बाद सभी वहां से चल दिए। वहीं आसपास तमाशा देख रहे सभी लोग उन पर तरस खाने के बजाय उन पर हंस रहे थे। यकीन नहीं आ रहा कि 2 मिनट में बैठे बिठाए हमारे साथ क्या हो गया। हमने अपना सब कुछ खो दिया और अब हम मारे फिर रहे। हे भगवान! सच बताओ माँ जी, इस बात पर यकीन कर पाना सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी हो गया और हम हाथ लटकाए बेबस खड़े रह गए। मैं तो अभी भी ये सोच रही हूँ कि ऐसा
हो कैसे गया? हमने ऐसा क्या गलत किया था अपनी जिंदगी में जो सारी परेशानियों के पहाड़ हम पर एक साथ टूट गए? मम्मा मुझे गोद में ले लो ना, मेरे पैर दुख रहे हैं। दिव्या आओ मेरी गोद में आ जाओ, मम्मा काफी थकी हुई है ना। इसी तरह चलते चलते अरुण में भी पैर दुखने लगे। वो भी श्वेता से गोद में लेने को बोलने लगा। इस पर आकाश ने उसे गोद में ले लिया। श्वेता घर के काम करने के बाद काफी थक चुकी थी। उसने पूरे घर की सफाई की थी, वो घर जो अब उनका नहीं रहा। इस बात पर श्वेता बेहद नाराजगी और उदासी के साथ महसूस कर रही थी। पता नहीं किस खोमे में जाकर बैठा होगा वो आदमी जिसने हमें ठग लिया। कैसे कैसे लोग पड़े हैं दुनिया में, ऐसे काम करने के बाद उन्हें नींद कैसे आ जाती है। हमने तो उसे चाय भी पिलाया, हम एक भोला गरीब आदमी समझे थे उसको। बेवकूफ तो हम ही रहे जो हमने उससे उसका नाम तक नहीं पूछा। पहले हमारा पुराना घर और अब नया घर, दोनों ही कुछ पल में हमसे छिन गए। हमारा ये घर अब हम सबके रहने के हिसाब से काफी छोटा पड़ रहा है। ऊपर से इसकी हालत भी बहुत खराब है। माँ आप फिक्र मत कीजिए, हम कल ही शहर जाने के बाद हम दोनों भाई अच्छा काम ढूंढ लेंगे और खूब पैसे कमाएंगे और अपने घर की मरम्मत कराकर इसे अच्छा बना देंगे। हमें तुम दोनों से बहुत उम्मीद है। तुम दोनों मिलकर एक दिन सब कुछ सही कर दोगे। यही सोचकर दोनों भाई अगले दिन शहर पहुंच गए। वहीं उनका परिवार अपने गांव के घर में ही था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। मम्मा घर हिल रहा है, देखो चूल्हे पर रखा पतीला भी हिल रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हो अरुण? भला घर कैसे हिल सकता है? हाँ अरे बहू, कुछ तो मुझे भी महसूस हो रहा है, कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा। आलोचना ने इतना कहा ही था कि तभी जमीन और ज्यादा हिलने लगी और उनके कच्चे घर की दीवारों में दरारें पड़ने लगी, जिन्हें देखकर सभी बहुत ज्यादा घबरा गए। दादी देखो घर टूट रहा है। माँ जी मुझे लगता है हमें घर से बाहर निकल जाना चाहिए, दीवारों में काफी गहरी दरारें पड़ गई हैं। दोनों बहुओं ने जल्दी से राजेंद्र और आलोचना को संभालते हुए घर से निकाला। वहीं प्राची ने दोनों बच्चों को गोद में उठाया और जल्दी से घर से बाहर निकली। सारा सामान अभी भी घर में था। श्वेता और इंदुमती दोनों ही सामान लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाते ही पूरा घर टूट कर गिर गया। इंदुमती ध्यान से, हे भगवान, भाभी संभल कर। श्वेता ने इंदुमती का हाथ पकड़कर खींच लिया था, नहीं तो इंदुमती को चोट लग सकती थी। पूरे परिवार ने अपने घर को अपने सामने गिरते देखा। वहीं आवाज सुनकर पड़ोसी भी बाहर निकल आए। गरीब परिवार को अपने घर को इस तरह टूटा बिखरा देख आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कोई भी पड़ोसी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अनुराधा जी, क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? हमारे पति शहर गए हुए हैं, हमें उन्हें सब कुछ बताना होगा। पति शहर गए हुए हैं, लेकिन ये नहीं कि घर में एक फोन लेकर दे दें ताकि तुम दूसरे लोगों को परेशान करना बंद कर दो। अरे मान जाइए ना माँ जी, बेचारों के घर में एक ही फोन है, वो भी दोनों भाई अपने साथ ले गए होंगे और यहाँ इन्हें पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ रहा है। अगर बात करनी इतनी जरूरी न होती तो इंदुमती इतना सुनकर वहां चुप खड़ी नहीं रहती। खुद को रोकते हुए इंदुमती वहां खड़ी रही और खूब सुनाने के बाद राखी ने उसे अपना फोन दिया। इंदुमती ने तुरंत अपने पति आकाश को फोन लगाया और सारी बात बताई, जिस पर दोनों बेटे घबराकर उल्टे उल्टे पैरों वापस गांव पहुंचे। माँ जी, श्वेता, किसी को चोट तो नहीं लगी ना? बच्चे ठीक है ना? दोनों हट्टे कट्टे जवान हो, लेकिन फिर भी घर में कोई सुविधा नहीं कराई जाती है तुम दोनों भाइयों से। अरे कम से कम इतना तो कमा लो कि एक मजबूत घर ले सको। अरे आप क्यों बड़बड़ कर बोल रही हैं? जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको, आप हमारी मदद तो नहीं करने वाली। आप उन लोगों में से है नहीं जो लोगों का दर्द और परेशानियों को समझ सके, इसलिए यहाँ पर आपके बोलने का कोई फायदा नहीं है। जुबान तो बहुत चल रही तुम्हारी, अगर इतने हाथ पैर चला लिए होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। सभी पड़ोसी उनकी मदद करने के बजाय उन्हें उल्टा सीधा सुनाने लगे। अब पूरा परिवार वहां एक सेकंड नहीं रुकना चाहता था। उनके पड़ोस में सभी अमीर थे और इसी वजह से वो उन्हें परेशान किया करते थे। चलिए माँ, हम सब शहर चलते हैं, कम से कम वहां हमें इन लोगों के मुंह देखने को नहीं मिलेंगे। अरे जाओ जाओ, जल्दी जाओ, हम तो यही चाहते हैं। वैसे भी तुम्हारे यहाँ होने से हमारे मोहल्ले की शान घटती है। अब एक सेकंड भी दोनों भाई वहां नहीं रुके। उन्होंने अपने कच्चे घर के नीचे दबा कुछ सामान निकाल लिया, जिसकी ज्यादा हालत खराब नहीं हुई थी, और अपने परिवार को लेकर शहर की तरफ चल दिए। सभी के मन में एक उथल पुथल हो रही थी। इतने मुश्किल समय में पूरा परिवार बहुत ही हिम्मत से काम ले रहा था। शहर पहुंचने के बाद दोनों भाइयों ने किसी किराए के मकान को ढूंढना शुरू किया और तब उन्हें एक रामू नाम का एक आदमी मिला, जिसने उन्हें एक मकान दिखाया। अरे भैया, सोचने जैसी तो बात ही नहीं है। आपको ऐसा मकान और कहीं नहीं मिलने वाला। लेकिन भैया,
हम इतनी भी जल्दी फैसला नहीं ले सकते हैं ना। अरे भाई साहब, आप तो मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं तो आपकी ही तरह सीधा साधा गरीब इंसान हूँ। मैं भी एक दिन अपना गांव छोड़कर शहर आया था और अब गांव से शहर आने वाले हर आदमी की मदद करता हूँ। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। आकाश, प्रणय, अब ये इतना कह ही रहा है तो हम एक बार घर को ठीक से देख लेते हैं। इसके बाद रामू ने सबको मकान दिखाया, जो कि एक ही बार में सबको काफी पसंद आ गया। घर तो सच में काफी अच्छा है, मजबूत है, साथ ही सुविधा की हर चीज मौजूद है। देखा काका, मैं तो बोल ही रहा था कि 5 लाख में आपको ऐसा घर कोई नहीं देगा। वैसे इसकी कीमत 25 लाख रुपए है, लेकिन आप बाकी के पैसे अपने हिसाब से दे सकते हैं। तुम्हारा शुक्रिया भाई, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान लगते हो। और इस तरह 5 लाख रुपए देकर गांव के सीधे साधे परिवार ने रामू से घर खरीद लिया और बाकी के पैसे किश्त में देने को कहा, जिससे रामू तुरंत राजी हो गया। पैसे हाथ में आते ही रामू वहां से रफू चक्कर हो गया। वहीं पूरा परिवार इतने अच्छे घर में काफी खुश था। माँ, बाबा, आप दोनों बहुत थक गए होंगे। आप यहीं पर पटिया पर बैठ जाइए, मैं सभी के लिए कुछ खाने को लाता हूँ। हम बेवजह ही चले जा रहे हैं। आखिर इतना चलकर हम जाएंगे कहाँ? हमें तिरपाल लगाकर यहीं कहीं ठहर जाना चाहिए, क्योंकि अब हमें कोई रहने के लिए छत नहीं मिलने वाली। सभी को पता था कि दोनों बहुएं सही कह रही हैं, इसलिए वो उस बड़ी पटिया पर ही ठहर गए। आकाश सभी के लिए कुछ खाने को लेकर आया और पूरा परिवार थोड़ा कुछ खाकर वहीं सड़क के किनारे पटिया पर ही लेटकर सो गया। किस तरह एक हंसते खेलते परिवार के सिर से छत छिन चुकी थी और पूरा परिवार सड़क पर आ गया। अरे ये लोग कौन है बेचारे, पटिया पर ही लेट कर सो गए हैं। माँ जी बेचारे कहीं दूर के लगते हैं, लगता है इनके साथ कुछ हो गया है। रहो, इसी का नाम जिंदगी है। कैसे अच्छे खासे लोग हैं, ना जाने बेचारों के साथ क्या हुआ होगा जो इस तरह बेघर हो। आंचल और खुशबू दोनों सास बहुओं ने मिलकर सभी के लिए चाय नाश्ता बनाया और फिर सबके जागने का इंतजार किया। कुछ देर बाद सभी की आंख खुल गई। सुनिए, हम यही सामने वाले घर में रहते हैं। हमने आपको इस तरह देखा तो सोचा कि आपके लिए नाश्ता ही बना दे। आपका शुक्रिया जो आपने बिना पूछे ही हमारा दर्द समझा, वरना आजकल के तो लोग किसी के साथ बुरा होते देखकर भी मदद नहीं करना चाहते। हमें तो लगा था कि दुनिया में अब सिर्फ मतलबी लोग ही बचे हैं, लेकिन आपने दिखा दिया कि आपके जैसे लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अरे ऐसा मत बोलिए, किसी जरूरतमंद की मदद करना हमारा कर्तव्य है। आप चाहें तो हमें बता सकते हैं, हो सकता है कि हम आपकी कुछ मदद कर दें। इस पर पूरा परिवार ने आंचल और खुशबू को सारी बात बताई, जिस पर उन दोनों को काफी दुख हुआ, लेकिन वो दोनों भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। हमें माफ कर दीजिए, अगर आप इतने सारे लोग ना होते तो हम आपको अपने घर में कुछ दिन के लिए रहने की जगह दे देते, लेकिन हमारा घर तो खुद बहुत छोटा है। अरे कोई बात नहीं, आपने हमारे लिए इतना किया, ये आपकी बहुत बड़ी बात है। हम जिंदगी भर आपको याद रखेंगे। इतना कहकर अब पूरा परिवार वहां से किसी ठहरने लायक जगह के लिए निकल गया। अब फिर से उन्हें इसी तरह भटकना पड़ रहा था। अब बसावट से दूर उन्हें एक खंडर दिखाई दिया। तिरपाल डालकर उन्होंने उसी खंडर को अपना घर बना लिया। माँ जी, हम यहाँ रह सकते हैं, यहाँ लोग भी नहीं हैं, लेकिन हमें काम ढूंढने के लिए यहाँ से बहुत दूर चलकर जाना पड़ेगा। श्वेता, इंदुमती, तुम दोनों माँ बाबा और बच्चों का ख्याल रखना। हम उम्मीद करते हैं कि हमें आज ही कोई काम मिल जाए। जाओ बेटा, तुम हमारी चिंता मत करो, तुम जाकर अपना काम देखो, आखिर तुम्हें ही तो इस घर को देखना है। अब दोनों भाई काम की तलाश में बसावट जगह पर चले गए। वहीं इंदुमती और श्वेता ने पास की झाड़ियों से लकड़ियां तोड़कर आग जलाई और अपने पास मौजूद कुछ सामान से उस पर खाना पकाया। माँ जी, खाना तैयार है, चलिए सभी खाना खा लेते हैं। भाभी, यहीं पास में मैंने एक सरकारी नल देखा था, मैं वहां से पानी लेकर आती हूँ। हमारे पास सारा पानी खत्म हो चुका है। इंदुमती पास के सरकारी नल से पानी लेकर आई और फिर सभी खाना खाने बैठ गई। मुझे नहीं खानी है खिचड़ी, क्या बस हम सब खिचड़ी खाते रहते हैं? हाँ मम्मा, मुझे भी ये सड़ी सी खिचड़ी नहीं खानी है। चुपचाप खाना खाओ, वरना दोनों को थप्पड़ लगेगा। श्वेता के अचानक इस तरह बोलने से दोनों बच्चे रोने लगे। फिर आलोचना ने दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया और चुप किया। बेटा, खाने को ऐसा नहीं कहा करते, हम सब भी तो खिचड़ी ही खा रहे ना, और मम्मा को इसीलिए गुस्सा आ गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा थकी हुई है। चलो अब जल्दी से खाना खाकर मम्मा को खुश कर दो। भाभी, आप इस सब का गुस्सा बच्चों पर मत निकालिए, ये तो इतने छोटे हैं, भला इस बात को कहाँ समझेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है। मैं क्या करूं प्राची, अचानक ही मैंने बच्चों को डांट दिया, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। कोई बात नहीं बहू, अब तो भी निराश मत हो और खाना खा ले। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आकाश जी और प्रणय जी ने क्या खाया होगा। दोनों बिना कुछ खाए ही घर से चले गए, कहीं भूख में इधर उधर ना भटक रहे हो।
जैसा इंदुमती सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। आकाश और प्रणय काम की तलाश में भूखे ही इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई काम नहीं मिला था। इसी तरह काम की तलाश में कई दिन गुजर गए। अब उनके पास जो भी थोड़ा कुछ खाने पीने का सामान और पैसे थे वो भी खत्म हो चुके थे। अब ये हमारी आखिरी कोशिश होगी। अगर आज हमें काम नहीं मिला तो हम सारी उम्मीद छोड़ देंगे और बेबस होकर बैठ जाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब आप काम की तलाश में जा ही रहे हैं तो एक उम्मीद लेकर जाइए। आप पहले से ऐसा सोच लेंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। आखिर हम रोज इसी तरह उम्मीद लेकर जाते हैं, लेकिन क्या हमें उससे कुछ हासिल हुआ? ऊपर वाले को हम पर जरा भी तरस नहीं हारा। बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम कोशिश करते रहोगे तो एक दिन जरूर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। परिवार के समझाने पर दोनों भाई फिर से आस लगाकर काम की तलाश में निकल पड़े। वहीं घर में अब खाने को भी कुछ नहीं था। भाभी, लगता है अब हमें ही कुछ करना चाहिए। इस तरह हम यहाँ बैठकर समय बर्बाद नहीं कर सकते। तुम सही कह रही हो इंदुमती। जब हमारे पति इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं? हमें भी कुछ देख संभाल कर उनका सहारा बनना चाहिए। अब दोनों बहुएं भी आलोचना और राजेंद्र से इजाजत लेकर किसी काम की तलाश में निकल गई। हम तो इस शहर के रास्तों को भी नहीं जानते, कहीं हम भटक ना जाएं। अरे इससे ज्यादा हम और क्या भटक सकते हैं इंदुमती? और हम कोई बच्चे थोड़ी ना है जो रास्ता भूल जाएंगे। इसी तरह इंदुमती और श्वेता को चलते चलते काफी देर हो गई, लेकिन अभी तक वो किसी बसावट वाली जगह तक भी नहीं पहुंची थी कि तभी उनकी नजर एक बड़े टूटे हुए पेड़ पर पड़ी, जिसका तना इतना बड़ा था कि उन्हें यकीन भी नहीं आया। भाभी, ये क्या चीज है और ये कितना बड़ा है? मुझे तो ये कोई खंडहर या फिर कोई टूटी हुई इमारत लग रही है। चलो पास चलकर देखते हैं। दोनों बहुओं ने पास जाकर जब देखा कि वो कोई खंडहर या इमारत नहीं बल्कि एक बड़ा टूटा हुआ पेड़ था तो उनके होश उड़ गए। यकीन नहीं हो रहा, इतना बड़ा पेड़ है और वो भी टूटा हुआ। आखिर ये इतना बड़ा पेड़ टूट कैसे गया? देखो तो इसकी जड़ें भी कितनी मोटी हैं। याद कीजिए भाभी, अभी कुछ दिन पहले वो जोरदार भूकंप आया था जिसमें हमारा घर गिर गया। हो सकता है यहाँ भी उसी के झटके लगने पर ये पेड़ टूटकर गिर गया होगा। हाँ इंदुमती, वरना इतने बड़े पेड़ के गिरने की वजह और क्या ही हो सकती है? गिरने के बाद भी इसका तना हमसे ऊंचा है। दोनों बहुएं देख रही थी कि किस तरह गिलहरी, खरगोश जैसे छोटे छोटे जानवरों ने उस बड़े पेड़ में अपना घर बनाया हुआ था। देखते ही देखते उन्हें पता नहीं लगा कि कब उनके सिर पर गहरी घटा आ गई और थोड़ी देर में तेज बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं, अचानक से बारिश कैसे आने लगी? भाभी चलिए इसी पेड़ की ओट में खड़े हो जाते हैं, वरना हम भीग जाएंगे। दोनों बहुएं जल्दी से पेड़ के खोखले तने में जाकर खड़ी हो गईं। पेड़ के अंदर बारिश का पानी नहीं आ रहा था। वहीं दोनों बहुओं को अपने परिवार की चिंता हो रही थी। बारिश की गति बढ़ती गई और हवा तूफान में बदल गई। आसमान में गरज होने लगी जिससे पूरा परिवार डरा हुआ था। ये भगवान, ये तूफान तो सब कुछ ले जाएगा। पता नहीं बहुएं किस हाल में होंगी। माँ जी, तिरपाल होते साथे भी हम पूरे भीग गए। इस तरह तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। ऊपर से ये भी तो एक खंडहर। इतनी तेज बारिश तूफान में तो खंडहर यूं ही गिर जाते हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। बहुत तेज तूफान है ये। हमें इस खंडहर से निकल जाना चाहिए। कौन जाने कि कब ये छत भी हमारे सिर पर आकर गिर जाए। यही सोचते हुए पूरा परिवार घर से बाहर निकल आया। घर की आधी टूटी छत पर जो तिरपाल डली हुई थी वो भी तूफान में उड़ गई और घर की दीवारें भी हिलने लगी। वहीं दूसरी तरफ बहुओं से भी अब रहा नहीं गया। वो परिवार की चिंता में पेड़ से बाहर निकल आई और वापस घर की तरफ चली तो उन्हें रास्ते में सब मिल गए। अरे आप सभी तो भीग गए, चलिए हमारे साथ चलिए। श्वेता और इंदुमती दोनों अपने परिवार को जल्दी जल्दी पेड़ के अंदर ले गईं। इसके बाद पूरे परिवार ने उन्हें सारी बात बताई। क्या वो घर भी ढह गया? ये भगवान, हम पर इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं? हम काम ढूंढने को निकले तो बारिश हो गई। इससे बचकर हम इस बड़े पेड़ के तने में छुप गए, लेकिन अब हमसे वो खंडहर भी छिन गया। अब तो लगता है कि हमें इसी पेड़ में रहना होगा। अब हमारे पास तिरपालें भी नहीं है और ना ही कोई खंडहर। मुझे तो काफी हैरानी हो रही है कि ये पेड़ है। मैं तो इसे कोई गिरी हुई इमारत समझा था। पहले हम भी यही समझते थे बाबा, क्योंकि इसका आकार एक पेड़ के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा है। मुझे तो अपने दोनों बेटों की बहुत चिंता हो रही। पता नहीं वो दोनों कहाँ होंगे और कैसे होंगे। उन्होंने कुछ खाया भी है या नहीं। कुछ देर बाद बारिश हल्की हो गई। वहीं प्रणय और आकाश बहुत तेजी से दौड़कर अपने खंडहर घर पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वो खंडहर भी अब गिर चुका था, जिस पर वो बहुत ज्यादा घबरा गए। भैया, ये क्या हो गया और हमारा परिवार कहाँ है? माँ, बाबा, श्वेता, कहाँ हो तुम सब? कहाँ हो? अब अपने परिवार को वहां पर ना पाकर दोनों भाई उन्हें इधर उधर ढूंढने लगे और इसी तरह ढूंढते ढूंढते वो भी उस बड़े पेड़ तक पहुंच गए। शुक्र है भगवान का कि तुम सब सही सलामत हो। वहां पहुंचने पर सभी ने दोनों भाइयों की सारी बात बताई और दोनों भाइयों ने भी उन्हें खुशखबरी दी कि उन्हें किसी दुकान पर काम मिल गया है। लेकिन इतने से वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही कमा सकते थे, इसलिए पूरे परिवार ने घर न होने की वजह से उसी पेड़ के नीचे रहना शुरू कर दिया।
इंदुमती, अब हम इस पेड़ में रह रहे हैं तो ये हमारा घर है, इसीलिए हमें इसकी सफाई करनी होगी। हाँ भाभी, मैं भी यही सोच रही थी, हम सफाई करके इसे रहने लायक बनाएंगे। चलिए भाभी, मैं भी इस सब में आपकी मदद कर देती हूँ। अब दोनों बहुओं और नंद ने मिलकर पेड़ को ठीक से साफ किया। वहीं अरुण, अरु, दिव्या वहां पर छोटे छोटे जानवरों के साथ खेल रहे थे। आओ मुझे पकड़ कर दिखाओ कुत्तो। दिव्या देखो, वो खरगोश तुम्हारे पीछे आ रहा है। इतने दिन बाद बच्चों को इस तरह खुश देखकर सभी काफी खुश हुए। बहुओं ने पूरे पेड़ की सफाई की और साथ ही उसमें चटाई, छोटे लकड़ी के मूड़े जो कि उन्होंने खुद ही बनाए थे और बाकी सामान लगाकर उसे अपने घर जैसा बनाया। वो पेड़ बिल्कुल रहने लायक लग रहा था। वहीं ओरछी की नजर उस पेड़ की साइड में आ रही छोटी घास पर पड़ी जिसे किसी प्रकार की सब्जी आ रही थी। अरे ये मिट्टी तो उपजाऊ है, कभी तो किसी ने यहाँ कुछ बोया होगा जो कि आज उगाया है। भाभी को जाकर बताती हूँ। प्राची ने जल्दी जाकर अपनी दोनों भाभियों को सारी बात बताई और फिर उन्होंने वहां आकर देखा। अरे भाभी, ये तो घिया है। वाह, कमाल हो गया, बिना ख्याल रखे भी यहाँ पर सब्जी उग रही है। सही कह रही हूँ, इसका मतलब ये मिट्टी काफी उपजाऊ है, तो क्यों ना हम भी यहाँ पर कुछ बोएं। लेकिन भाभी, हम यहाँ क्या बोएंगे? हमारे पास तो कोई बीज या खाद कुछ भी मौजूद नहीं है। ऊपर से यहाँ पानी का भी कोई हिसाब नहीं है। हमें सरकारी नल पर जाकर पानी लाना होगा। ये मुश्किल लग रहा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम करके देखते हैं, हो सकता है कि हमें उससे काफी सहारा लग जाए। और अब यही सोचकर घर में जो भी सब्जी आया करती, दोनों बहुएं मिलकर उसे जमीन खोदकर उसे जमीन में बो दिया करती। वो जमीन इतनी उपजाऊ थी कि कुछ ही दिनों में और थोड़ी मेहनत से वहां पर डालें फूटनी शुरू हो गई। भाभी, लगता है हमारी मेहनत रंग ला रही है। हमने तो इतनी मेहनत की भी नहीं, लेकिन फिर भी इस मिट्टी में सब कुछ कितनी जल्दी उग रहा है। अगर कोई किसान यहाँ खेती कर ले तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा भाभी, और जब भैया इसे देखेंगे तो कितने खुश होंगे ना। शाम को काम पर से पेड़ घर लौटने के बाद दोनों बहुओं ने अपने पतियों की छोटी खेती दिखाई, जिसे देखकर वो भी काफी हैरान हुए। अरे, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इसमें तो हम भी आपकी मदद काफी करते। आप पहले से इतना काम करें, सुबह ही चले जाते और शाम को लौटते हैं। ऐसे में हम आपसे कैसे काम करवा सकते हैं? लेकिन इंदुमती, हम दुकानों पर लगने के बाद इतना नहीं कमा पा रहे हैं जितना हम यहाँ सब्जी उगाकर कमा सकते हैं। कल से हम भी इस काम में तुम्हारी मदद करेंगे। और अगले ही दिन से दोनों भाइयों ने भी उस जमीन को बिल्कुल खेती करने के लायक बना दिया। अब वो एक अच्छा खासा खेत बनकर तैयार हो गया, जिसमें कई तरह की सब्जियां आने लगी। वहीं दोनों भाई साथ ही कुछ और भी काम कर रहे थे। भाभी, अब जब हमें इस पेड़ में रहते हुए इतना समय हो ही गया है, तो क्यों ना हम इसे बिल्कुल घर की तरह ही बना दें। लेकिन वो सब हम कैसे करेंगे प्राची? हम सिर्फ पेड़ के तने में रह रहे हैं, लेकिन इस पेड़ में कितनी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं जो कि मजबूत लकड़ी हैं। हम उसको काट कर उससे कुछ बनाकर अपने इस पेड़ घर को बेहतर बना सकते हैं। आइडिया तो अच्छा है प्राची, लेकिन ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। पर ठीक है, हम मिलकर करके देखते हैं। हो सकता है कि यही हमारा बड़ा मजबूत घर बनकर तैयार हो जाए। अब ताही सोचकर दोनों बहुओं और प्राची ने मिलकर पेड़ की लकड़ी को काटना शुरू किया। उससे उन्होंने छोटे स्टूल, मेज और छोटा पलंग बनाया। साथ ही पेड़ के तने के अंदर एक दरवाजा और खिड़की बनाई। अरे तुम तीनों तो पूरी जुगाड़न हो रही हो। पेड़ को बिल्कुल एक लकड़ी के घर में बदल दिया है। सच में इन तीनों ने मिलकर इस पेड़ को ऐसा बना दिया है कि हम यहाँ पर पूरी जिंदगी रह सकते हैं। वैसे मैं एक सच बात कहूँ बहू, तुम दोनों से लकड़ी का काम काफी अच्छे से करना आता है। क्यों ना तुम लकड़ी का छोटा मोटा सामान बेचकर ही कुछ पैसे कमा लो। वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है। हम ये काम कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारी कड़ी का बनाया सामान लोगों को पसंद आए, और एक बार हमारी सब्जियां भी उग जाने दो, फिर हम उन्हें भी बेचा करेंगे। अब बहुओं ने लकड़ी काटकर छोटी अलमारियां, मेज, कुर्सी, स्टूल जैसा सामान बनाना शुरू कर दिया और उस पर पेंट भी किया, जिससे वो सामान काफी अच्छा लगने लगा। इसके बाद आकाश और प्रणय उनके सामान को बाजार में बेचकर आए और अब ये भी उनके पैसे कमाने का एक जरिया बन गया। हमारे खेत में हर एक सब्जी कितनी अच्छी उगी है। अब हम इसे और बड़ा बना लेंगे और रोज सब्जी बेचा करेंगे। भाभी, सब्जी तो आकाश जी और प्रणय भैया बेच आएंगे। हम घर का काम देख लेते हैं। चलिए मिलकर पेड़ घर की दीवारों पर पेंट करते हैं। इससे हमारा घर और भी सुंदर दिखेगा। अब इसी तरह सब्जी, लकड़ी का सामान बेचकर पूरा परिवार काफी अच्छी कमाई कर रहा था, जिसके चलते उन्होंने किराए पर एक मकान ले लिया और सभी उसी में रहने लगे। वहीं वो अपने पेड़ घर में भी काफी समय बिताया करते थे। उन्होंने अपने खेतों को अब काफी बड़ा कर लिया और वो शहर के काफी अच्छे किसान परिवार कहलाने लगे। रामू का अभी तक पता नहीं चला था और धीरे धीरे इतना सब कुछ होने के बाद वो अपने बुरे दिन भी भूल गए।